हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम इस चीज की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि हमारा पूरा सेशन यूपी पीसीएस 2024 के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, जिसमें हम आय दृष्टि मैगजीन के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इसी संदर्भ में आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। पहला नाम है अमेरिका, बी है स्वीडन, सी है सिंगापुर तथा डी है स्विट्जरलैंड। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्या पूछ रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। तो वो घोषित किया गया है स्विट्जरलैंड को। तो इससे हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है 35, बी है 58, सी है 40 तथा डी है 44। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें है 58, यानी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का 58 स्थान है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की धरोहर समिति का 42वें सत्र लोगों को निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। पहला है हम्पी स्मारकों का समूह, बी है विट्ठल मंदिर, सी है भारत मंडपम तथा डी है अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। हमारा क्या पूछा है कि नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 42वें सत्र का लोगो निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो ये प्रेरित है हम्पी स्मारकों के समूह से। किससे? हम्पी स्मारकों के समूह से। तो चलिए इसी हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट परी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन ए है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय से, बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, सी है संस्कृति मंत्रालय से तथा डी है महिला व बाल विकास मंत्रालय से। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट में परी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। ये तो हमारा संबंधित है संस्कृति मंत्रालय से तथा परी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। क्या? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। पहला कथन है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर है। नीचे चार ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा सही। ऑप्शन ए है केवल एक सही, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहले कथन में क्या दिया, कह रहा है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, जो कि हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में एसडीजी सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। दूसरा है कि बारबाडोस को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहले क्या दिया हुआ है कि पहले कथन में हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में एसडीजी सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, जो कि हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि बारबाडोस को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया, जो कि हमारा ये गलत कथन है। तो इस हिसाब से हमारे इसमें सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि
हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, बी है विश्व आर्थिक मंच, सी है यूएनडीपी तथा डी है विश्व व्यापार संगठन। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा? हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, यानी WEF द्वारा जारी किया गया 12 जून 2024 को। कब? 12 जून 2024 को जारी किया गया। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस देश को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नवनिर्वाचित नहीं किया? पहला ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है डेनमार्क, सी है सोमालिया तथा डी है भारत। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस देश को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया? तो उसने भारत को निर्वाचित नहीं किया है। उसने 6 जून, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 जून 2024 को उसमें डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा तथा सोमालिया के सुरक्षा परिषद को अस्थायी के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है 9वां स्थान, बी है 13वां, सी है 176वां स्थान तथा डी है 180। तो निम्नलिखित पूछ रहा है कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वो 176वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। पहला क्या दिया? यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, जो कि हमारा कथन असत्य है। दूसरा दिया है कि यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत प्रथम स्थान पर है, जो कि असत्य है क्योंकि भारत नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। तो इस हिसाब से हमारा दोनों कथन असत्य है, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा ऑप्शन है केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या कह रहा है? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया, जो कि हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण है, जो कि गलत है। ये 20वां संस्करण नहीं 22वां संस्करण है। तो इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, बी है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो यूके की जो पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन है, इसके अनुसार एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग्स में किस पूछा है कि भारतीय किस संस्थान ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है? तो इसमें बनाई है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने शीर्ष 100 में अपनी जगह बनाई है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है कि अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 के अनुसार 2019-23 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश रूस है। दूसरा कथन है अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 के अनुसार 2019-23 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश अमेरिका है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 के अनुसार 2019 से 23 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश रूस है, जो कि गलत है। दूसरा कथन है कि अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 के अनुसार 2019-23 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश अमेरिका है। तो हमारा दूसरा गलत है, दूसरा कथन भी, क्योंकि सबसे आयातक देश अमेरिका नहीं भारत है। कौन सा, भारत है। तो हमारे दोस्तों दोनों कथन सही है, तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। पहला कथन है हाल ही में कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को विश्व के 8वें अजूबे के रूप में अनाधिकारिक शीर्षक से नवाजा गया। दूसरा कथन है कि इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है 1 और 2 दोनों सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को विश्व के 8वें अजूबे के अनाधिकारिक शीर्षक से नवाजा गया, जो कि हमारा सत्य है। दूसरा कथन है कि इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा याओंडे घोषणा का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मलेरिया से, बी है हैजा से, सी है प्लास्टिक प्रदूषण से, डी है जैव विविधता से। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा याओंडे घोषणा का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है हमारा मलेरिया से। किससे, मलेरिया से। तो इसमें है कि अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में त्वरित कमी लाने के लिए मलेरिया के विरुद्ध अटूट लड़ाई प्रतिबद्ध करते हुए याओंडे की एक घोषणा पत्र हस्तांतरित, माफ करिएगा, उसको साइन किया गया। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी नहीं किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 द्वारा, बी है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 द्वारा, सी है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। ऑप्शन ए है काठमांडू, बी है पोखरा, सी है लुम्बिनी तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है, तो ये है पोखरा, जिसे मार्च 2024 में आधिकारिक रूप से राजधानी के रूप में, पर्यटक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसे घोषित किया गया। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है सिंगापुर तथा डी है भारत। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसे घोषित किया गया, तो किया गया है सिंगापुर को। किसे, सिंगापुर को। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के बारे में सही कथन का चयन करिए।
पहला कथन है कि इस सूचकांक में कुल 60 देशों को शामिल किया गया। दूसरा कथन है इस सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के बारे में सही कथनों का चयन करने के लिए पूछा है। तो पहला पूछ रहा है कि इस सूचकांक में कुल 60 देशों को शामिल किया गया, जो कि हमारा कथन असत्य है। दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है, तो हमारा दूसरा कथन सत्य है। तो इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। इसमें हम कुल 55 देशों को शामिल किया गया, ना कि 60 देशों को। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है रमन, बी है कालबेलिया, सी है गरबा तथा डी है रासलीला। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में से क्या यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा रासलीला शामिल नहीं है इसमें तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें क्या है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत की कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया गया। कितना, 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया गया है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है दूसरा, बी है तीसरा, सी है 7वां तथा डी है 8वां। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या पूछा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है, जिसकी 8 दिसंबर 2024 को, माफ करिएगा 8 दिसंबर 2023 को COP28 में कहा गया था। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का संबंध है। ऑप्शन ए इजराइल द्वारा हमास पर किए गए हमले से, बी है हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से, सी है सऊदी अरब में आए फ्लड से, डी है पाकिस्तान में आए विनाशकारी फ्लड से। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का संबंध है। तो इसका संबंध है हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से, जो 7 अक्टूबर 2023 को किया गया था। अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। पहला कथन है माफ करिएगा, पहला कथन है कि भारत इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन नहीं करता है। दूसरा कथन है हमास इजराइल के संघर्ष के चलते भारत सरकार ने इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या पूछा है, गलत कथनों का चुनाव करने के लिए इसमें पूछा है। तो क्या कहा है कि भारत इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में 2 थ्योरी स्टेट का समर्थन नहीं करता। तो हमारा ये गलत है, क्योंकि ये हमारे ये समर्थन करता है। दूसरा है कि हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार ने इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया, जो कि सही है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। माफ करिएगा, हमारा ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए यानी केवल 1 सही हो जाएगा कि इसमें पहला कथन हमारा असत्य है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की कितनी रैंक थी। ऑप्शन ए 102, बी है 111, सी है 132 तथा डी है 136। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा।
तो क्या पूछा है कि विश्व वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग थी? भारत की रैंकिंग थी 111वीं। कौन सी? 111वीं रैंकिंग थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करिए। यहाँ इधर नाम दिए तथा इधर किसने किसने प्राइज लिया है। तो इस पहला नाम है क्लाउडिया गोल्डी, अर्थशास्त्र नोबेल 2023। बी है नरगिस मोहम्मदी, नोबेल शांति पुरस्कार 2023। सी है जान ओलाव फासे, साहित्य नोबेल 2023। डी है पियरे एंगस्टिनी, रसायन नोबेल 2023। तो इसमें गलत जोड़े का चुनाव करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा गलत जोड़ा क्या है? पियरे एंगस्टिनी, रसायन नोबेल पुरस्कार। इन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका? भौतिक विज्ञान का, ना कि रसायन विज्ञान का। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में नाटो की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, यानी मनाई गई। तो ऑप्शन ए है 50वीं, बी है 75वीं, सी है 100वीं तथा डी है 25वीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिए था। तो इसमें वर्ष 2024 में नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब मनाई गई? 4 अप्रैल 2024 को। कब? 4 अप्रैल 2024 को मनाई गई। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में इटली की अध्यक्षता में अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के किस सत्र का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए है 25वें, बी है 75वें, सी है 50वें तथा डी है 100वें। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि वर्ष 2024 में इटली की अध्यक्षता में अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के किस सत्र का आयोजन हुआ? तो ये 50वें शिखर सम्मेलन सत्र का आयोजन हुआ, जो कि 13 से 15 जून तक चला। कब तक? 13 से 15 जून तक। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि 13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? पहला है जिनेवा में, बी है बाली में, सी है ढाका में तथा डी है अबू धाबी में। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या है? 13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था अबू धाबी, यानी संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 26 फरवरी से लेके 2 मार्च तक। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य एशिया में पहली बार आयोजित होने वाले वन्य जीवों को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के COP14 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए है किर्गिस्तान, बी है उज्बेकिस्तान, सी है तुर्कमेनिस्तान तथा डी है अजरबैजान। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या है कि हाल ही में मध्य एशिया में पहली बार आयोजित होने वाले वन्य जीवों में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का अभी समय के COP14 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो हुआ उज्बेकिस्तान में। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसका आयोजन हुआ था 12 से 17 फरवरी तक। 12 से 17 फरवरी तक। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? ऑप्शन ए है युगांडा, बी है नई दिल्ली, सी है बेलग्रेड तथा डी है समरकंद। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछ रहा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ कहां हुआ था? तो ये हुआ था युगांडा में। कहां पे? युगांडा में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आधिकारिक रूप से UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन में के 28वें सत्र COP28 का आयोजन कहां किया गया था? ऑप्शन ए है शर्म हल शेख, बी है दुबई, सी है जकार्ता, डी है बांडुक। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा।
तो ये हमारा हुआ था, कहां पे हुआ था? दुबई में। कब से कब तक? 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर 2023 तक। हमारा ऑप्शन 20 में सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहल का शुभारंभ किया गया। दूसरा कथन है यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या है? COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया गया। तो हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है, जो कि हमारा दूसरा कथन भी सत्य। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि COP28 के दौरान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में लॉन्च ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस में भारत सहित कुल कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन ए है 111, बी 110, सी है 11 तथा डी है 10। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें कुल हमारे भारत सहित 11 देश शामिल है, जिसमें भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान इत्यादि शामिल हैं। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि UNFCCC के COP29 का आयोजन कहां प्रस्तावित हुआ है? तो पहला ऑप्शन ए है अजरबैजान, बी है ब्राजील, सी है संयुक्त अरब अमीरात तथा डी है भारत। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो ये हमारा हुआ है कहां पे? COP29 का आयोजन अजरबैजान में, अजरबैजान के बाकू में हुआ है। तुम्हारा ऑप्शन ए सही होगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? पहला ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है संयुक्त अरब अमीरात तथा डी है अमेरिका। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पे? संयुक्त अरब अमीरात में, नवंबर 2023 में। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। ऑप्शन ए है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया, बी है यह भारत द्वारा आयोजित किया गया पहला G20 शिखर सम्मेलन था। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिए? पहला कथन दिया कि 18वीं G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ, जो कि सत्य है। दूसरा है कि ये भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन सी सही होगा 1 और 2। और ये कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है द्रौपदी मुर्मू, सी है अमिताभ कांत तथा डी है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी को नियुक्त किया गया था, जो कि हमारी ये G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। पहला कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 समूह का अस्थायी सदस्य बनाया गया। दूसरा है G20 में शामिल होने वाला एकमात्र क्षेत्रीय गुट है यह, यानी अफ्रीकी संघ। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या है कि
पहला कथन कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया, जो कि गलत, सही है, सत्य है। दूसरा है कि यह G20 में शामिल होने वाला एकमात्र क्षेत्रीय गुट है, जो कि गलत है, इससे पहले हमारा यूरोपीय संघ हो चुका है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सही है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी है जर्मनी, सी है इटली तथा डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे में शामिल नहीं है? तो उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है चीन, बी है सिंगापुर, सी है बांग्लादेश तथा डी है अमेरिका। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल नहीं है? तो हमारा चीन नहीं शामिल है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करना है। ऑप्शन ए है इसमें यागी चीन, रेमल पश्चिम बंगाल, सी अल्वारो मेडागास्कर तथा डी हेमोन ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों ऑप्शन में कह रहा है कौन सा गलत जोड़ा है? तो हमारा इसमें गलत जोड़ा ऑप्शन डी है हेमोन ऑस्ट्रेलिया। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू द्वारा, बी है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, सी है मनसुख मांडविया द्वारा, डी है अश्विनी वैष्णव द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया? केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो दी गई मनसुख मांडविया द्वारा 4 सितंबर 2024 को। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 में उल्लेखित टर्म्ड आउट शब्द की धारणा किससे संबंधित है? नीचे 4 ऑप्शन दिए। पहला है दीर्घकालिक ऋण को अल्पकालिक ऋण में स्थानांतरित करने से, बी है अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में स्थानांतरित करने से, सी है फिक्स्ड डिपॉजिट पर लिए गए लोन से तथा डी है बैंकों द्वारा आरबीआई से अपना सारा पैसा निकालने से। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 में उल्लेखित टर्म आउट संबंध की धारणा किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित अल्पकालीन ऋण को दीर्घकालीन ऋण में स्थानांतरित करने से। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारतीय शेयर बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात के संदर्भ में विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा बाजार है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है दूसरे नंबर पर, सी है चौथे नंबर पर तथा डी है 5वें नंबर पर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 5वें नंबर पर यह सबसे बड़ा बाजार है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आयुष पर पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, बी है एम्स दिल्ली द्वारा, सी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा तथा डी है नीति आयोग द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है? आयुष का पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया? तो जारी किया गया राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा, और कब? 13 जून 2024 को। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन हेतु कौन सी एक नई औद्योगिकी विकास योजना तैयार की गई? पहला ऑप्शन है पूर्वोत्तर योजना, बी है उन्नति योजना, सी है प्रोन्नति योजना तथा डी है 7 बहनें योजना। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें क्या पूछा? भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन हेतु कौन सी
एक नई औद्योगिक विकास योजना बनाई गई तो वो उन्नति योजना बनाई गई। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन द्वारा, बी है वर्ल्ड बैंक द्वारा, सी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा, तो डी है यानी ए और सी यानी विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ दोनों केंद्र दोनों द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि हाल ही में डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि को निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पहले विश्व व्यापार संगठन द्वारा भी तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा भी लॉन्च किया गया। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बी है वित्त मंत्रालय द्वारा, सी है नीति आयोग द्वारा तथा डी है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा नामक रिपोर्ट हमारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। पहला कथन है कि भारत के 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में किया गया, बी है अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, सी है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी है, डी है सुमन बेरी को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। इसमें गलत कथन के विषय में पूछा है। तो पहला कथन क्या है कि भारत में 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया, जो कि हमारा पहला कथन सत्य है। बी है अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। सी है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, तो हमारा सी भी सही है। डी है सुमन बेरी को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया, जो कि हमारा गलत है। सुमन बेरी जी को नहीं, ऋतिक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। तो इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि गलत कथन के बारे में पूछा था। चलिए अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? पहला है ऋत्विक रंजन पांडे, बी है अजय नारायण झा, सी है एनी जॉर्ज मैथ्यू तथा डी है मनोज पांडा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। इसमें पूछा है कि 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, इसमें कौन से नहीं है? ऋत्विक रंजन पांडे। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।